तो आप में से काफी लोग एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो एक सवाल सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी पोल के माध्यम से। आपको चैट का ऑप्शन यूज करना है। सवाल बहुत सिंपल है। सवाल ये है कि पिछले साल 2020 में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा भारतीय कौन से डिसीज के शिकार हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है ABCD। आपको सिर्फ A B C या D टाइप करना है। डिसीज के नाम आप टाइप मत करिएगा प्लीज। जस्ट टाइप A B C और D। आपके हिसाब से पिछले साल 2020 में कौन सा ऐसा डिसीज था जिसने सबसे ज्यादा भारतीयों की जान ली है? ऑप्शंस आप सिलेक्ट करके डालिए और मैं भानु जी की सहायता लूंगा कि लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिए है इसमें। चैट का ऑप्शन है आपके सामने, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है A B C या D। भानु जी कुछ आए क्या रिस्पॉन्सेस? या आर्यन जी, मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑप्शंस बी और डी ऑप्शन है, डायबिटीज या कोविड। डेफिनेटली देयर आर अदर हार्ट डिजीज का भी ए बी ऑप्शंस है, बट यस Okay. कोविड इज मैक्सिमम फॉलोड बाय डायबिटीज, दैट इज बी ऑप्शन, एंड देन ए वी हैव। ओके, थैंक यू सो मच भानु जी। सो आप में से काफी लोगों ने कोविड ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है और इसका एक रीजन है, मैं जो बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है कि क्यों लोगों ने कोविड सिलेक्ट किया है। फिर कुछ लोगों ने ऑप्शन बी भी सिलेक्ट किया है, बाकी कुछ एक आध कुछ लोगों ने A या B C भी सिलेक्ट किया होगा। पर इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हार्ट डिसीज, और दूसरा है ऑप्शन बी विच इज डायबिटीज। और ये हर साल होता है, सिर्फ पिछले साल नहीं हुआ है, पिछले काफी सालों से हार्ट डिसीज और डायबिटीज इंडिया में सबसे ज्यादा जानलेवा वाले डिसीजेस हैं। बट काफी लोगों कोविड सिलेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे। इसका एक रीजन है। मैं एक आधो लोग से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने कोविड सिलेक्ट किया है, आप चैट में डालिए कि आपने कोविड क्यों सिलेक्ट किया, या आपको क्यों लगा कि कोविड ही रीजन होगा, या मैक्सिमम डिसीज, मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो कोविड के कारण हुआ होगा। एक आधो लोग जिन्होंने कोविड दिया है आप सिर्फ डालिए चैट में। आई डोंट वांट एवरीबॉडी टू रिस्पॉन्ड, 1 or 2 responses is good enough. Why do you think people have selected COVID? हाँ जी, because it's pandemic, it comes in the news, media, okay, limelight में वही दिख रहा है फिलहाल, सब जगह उसी के ऊपर डिस्कशन होता है। बिल्कुल। I think this is the summary of what Fantastic, बढ़िया बढ़िया। So first of all, thank you so much. country दिखता है। थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सभी लोगों को कि आप लोग ने इतने अच्छे से रिस्पॉन्सेस दिए हैं। और बिल्कुल सही है कि क्यों लोग कोविड सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज पिछले 15 महीने से 18 महीने से हमें पसंद हो नहीं पसंद हो, हमारे पास ये न्यूज आ जाता है कि आज कितने कोविड के केसेस हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग रिकवर कर गए। यू लाइक इट और नॉट, आपको मिल जाता है न्यूज। सोशल मीडिया में देखो वही आता है, न्यूज चैनल लगाओ वही आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि यार शायद कोविड ही होगा, बिकॉज हम तो रोज इसी के बारे में सुनते हैं। हार्ट डिसीज और डायबिटीज साल में एक बार जब वर्ल्ड हार्ट डे होता है या वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है, उस दिन हम देखते हैं लोग चर्चा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वगैरह, फलान ढिमकान सब होता है उस दिन। पर पिछले एक साल से तो हमको कोविड 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 ही बोला जा रहा है। देयरफॉर पीपल सेलेक्ट। अब इसका कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट के साथ बताता हूं आपको। इट इज बिकॉज ऑफ हाइप, इट इज बिकॉज ऑफ मीडिया, इट इज बिकॉज लोग इसके बारे में चर्चा करते जाते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कोविड ही शायद सबसे ज्यादा जानलेवा है। अब इन्वेस्टमेंट को इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जो कोविड था वो नॉइस था, आवाज था। मैं मना नहीं कर रहा कि कोविड के कारण काफी लोगों की मृत्यु नहीं हुई, बिल्कुल हुई है, लेकिन उससे भी ज्यादा, कई ज्यादा लोगों की मृत्यु हार्ट डिसीज या डायबिटीज से हुई है। तो ये नॉइस है जिसके कारण हमें लगता है यार सब कुछ दुनिया में सब कोविड ही चल रहा है। बाजार में भी ऐसे ही होता है, बाजार में भी आपको न्यूज आता है, जो उसमें से कुछ नॉइज होता है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन होता है। एज एन इन्वेस्टर हमें बहुत चौकन्ना देना है कि हम किस चीज को ज्यादा वजन देते हैं। मैं इसको समझाता हूं। आप में से काफी लोगों ने ये सुना होगा बाजार में कि बाजार का बाउंस बैक हुआ है
100% का रिटर्न दिया है बाजार ने, 90% का रिटर्न दिया है बाजार ने। ये सही है, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ पार्ट ऑफ द रियलिटी है। दूसरा रियलिटी क्या है वो हमने कभी देखा ही नहीं, बिकॉज लोग इसके बारे में आके चर्चा ही नहीं करते आपके सामने। ये दूसरी रियलिटी क्या है कि पिछले साल अगर मैंने 100 रुपए जनवरी 1 2020 को निवेश किए होते, मार्च में बाजार टूटा, 23 मार्च 2020 को सबसे ज्यादा नीचे आया था बाजार, उस दिन इस 100 रुपए की वैल्यू होती 62 रुपए, यानी कि 38% का नुकसान होता आपको 3 महीने में। अब वहां से कुछ महीनों के बाद बाजार ने फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, और चढ़ के कितना हुआ, 91% का रिटर्न दिया 31 मार्च 2021 तक। अब ये 91% किसका हुआ, 62 रुपए का 91% हुआ। तो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं ये बन जाता है 120 रुपए। अब सच की बात यह है कि जो 100 रुपए आपने जनवरी 1 को लगाया था 2020 में, 31 मार्च 2021 को इसकी वैल्यू थी 120 रुपए, यानी कि आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करें, साल के रिटर्न में कन्वर्ट करें, बिकॉज 20% तो 15 महीने में मिला है आपको, तो साल का बनता है लगभग 16%। अब आप मुझे बताइए, आप और मैं जब इक्विटी में निवेश करते हैं, हम इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि 14, 15, 16% मिल जाने चाहिए साल का, और वही मिला है आपको। तो लोग क्या चर्चा करते हैं, सब लोग बात करते हैं 100% रिटर्न दिया, 90% रिटर्न दिया है, लेकिन सर सच्चाई भी आप पूरी तरीके से देख लो। आप कोविड की तरह सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पे मत ध्यान जो कि जो बाजार में चलता है, जो न्यूज चैनल चलाते हैं। सच ये भी है कि सिर्फ आपको 16% का रिटर्न मिला है पिछले 15 महीने। तो कोविड की तरह फंस मत जाना। तो इसलिए इससे हमें क्या समझ आती है, इस साइड से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ आती है कि हमें नॉइज से दूर रहना है। अगर हम नॉइज में फंस जाएंगे तो हम भी एक्शन कर देंगे, पोर्टफोलियो से पैसा निकाल देंगे, रिडेम्पशन लगा देंगे। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा हम आगे कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। जब भी आप निवेश करो, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपके आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने निवेश करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि आप में से काफी लोगों ने इसी उम्मीद के साथ इन्वेस्टमेंट किया होगा, SIP स्टार्ट किया होगा, बिकॉज आपके और मेरे आर्थिक लक्ष्य हैं हमारे लाइफ में जो हमें हासिल करना है, उस पर्पज से हमने निवेश किया होगा। अगर आपने नहीं किया उस उद्देश्य से, तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग प्लीज आपके इन्वेस्टमेंट को आपके गोल के साथ, आर्थिक लक्ष्य के साथ जोड़कर निवेश करें। अब आपकी और मेरे लाइफ में क्या क्या आर्थिक लक्ष्य हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, मेरा रिटायरमेंट, आपका रिटायरमेंट, हो सकता है किसी को नई गाड़ी खरीदनी हो, किसी को बड़ी गाड़ी देनी हो, वेकेशन, ये सब आपके और मेरे आर्थिक लक्ष्य हैं जो हर एक लाइफ में हम सबको कोई ना कोई ये गोल इसमें से होता ही है। तो मेरा जो उद्देश्य होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का, वो सिर्फ और सिर्फ इन फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए होना चाहिए। वरना मैं भटक जाऊंगा, वरना मैं पोर्टफोलियो का आज ही निकाल दूंगा, बिकॉज मुझे 30% का रिटर्न दिख रहा है, 40% का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं तो बोलूंगा वाह बढ़िया है, पैसा निकाल लेते हैं हम। पर अगर मैं पैसे अभी निकाल लूंगा तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस था कि मेरी बच्ची की पढ़ाई के लिए डालना था पैसों को, मेरे रिटायरमेंट के लिए जमा करना था, वो बीच में अटक जाएगा। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द नॉइज। बाजार में रोज कुछ ना कुछ नॉइज आते रहेगा आपके सामने। अगर हम हर न्यूज के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करें फिर तो प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं बताऊंगा कि हमको क्या करना चाहिए। एक ही स्लाइड में सिर्फ यहाँ पे बात करना चाहता हूं कि बाजार में क्या हुआ और क्या चल रहा है। तो मैंने बताया कि मार्च 2020 में बाजार टूटा 38, किसी को पता नहीं था कि क्या करना है, सडनली सब कुछ आ गया, लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमी बंद हो गई। फिर धीरे धीरे से RBI जो रिजर्व बैंक है अपना, उसने रेट कटौती कर दी और रेट्स को बहुत कम कर दिया। बजट आया गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट भी काफी पॉलिसीज अनाउंस किए, काफी हर कंट्री की गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अनाउंस किए, हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज अनाउंस किए। बजट आया जो बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था, बोले कि फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ग्रोथ लाना है इकोनॉमी में। कुछ इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च किए गवर्नमेंट ने, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए।
और जैसे ही धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस स्टार्ट हो गई, सब कुछ नॉर्मल चलना स्टार्ट हो गया था, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, और काफी सालों के बाद हमें अच्छे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देखना हमें दिखाई देने लगा। 2 क्वार्टर्स हमने अच्छे रिजल्ट्स देखे, सब अच्छा चल रहा था, उतने में कोविड का दूसरा वेव आ गया। जैसे ही दूसरा वेव आ गया, वापस चर्चा होने लगी कि अब शायद कुछ राज्यों ने, कुछ स्टेट्स ने अपना लोकल लेवल रेस्ट्रिक्शंस डालना स्टार्ट कर दिया, कि शायद नेशन वाइड लॉकडाउन होगा, और हुआ नहीं। पर ये सब न्यूज जैसी है, बाजार थोड़ा वापस वोलाटाइल होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा दिन वोलाटाइल था, उसके बाद वापस बढ़ना स्टार्ट हो गया। आपने देखा ही है कि बाजार सेंसेक्स लगभग 53,000 जाके अभी आया है, लगभग नजदीक। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे वापस स्टार्ट हो गई है। नेशन का ड्राइव एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंडिया में, ये भी अच्छा खासा होने लगा। हमें काफी दिक्कत हुई इनिशियली जब वैक्सीन पे दिक्कत है, बट बाय एंड लार्ज अभी अगर हम देखें स्थिति को, तो स्थिति काफी अच्छी है। लगभग 40 लाख वैक्सीनेशन हम रोज कर रहे हैं इंडिया में। और मैं एक गवर्नमेंट का रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले हफ्ते, उस रिपोर्ट के हिसाब से सितंबर तक लगभग 67-70 करोड़ जो जनता है उनको वैक्सीनेशन लग जाएगा इंडिया में। अगर ये हो जाता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी कवर हो जाएगी वैक्सीनेशन में, इकोनॉमी नॉर्मलसी पे आ जाएगा, ठीक है। कंपनियों की प्रॉफिट्स, कंपनियों की जो एक्टिविटी है वो सब नॉर्मल चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की नहीं कोशिश कर रहा कि बाजार ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, बट आपको मैं सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार में क्या हुआ और क्या हो रहा है। और हमारे हिसाब से वैक्सीनेशन बहुत क्रिटिकल है। अच्छा खासा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाता है, भले थर्ड वेव आए या फोर्थ वेव आए, दिक्कत तो होगी, लेकिन शायद उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा जो पिछले साल हुआ था या सेकेंड वेव में हुआ था, राइट। तो वैक्सीनेशन बहुत क्रिटिकल है। अब सवाल ये है कि पिछले साल भी अब किसी को हम जाके पूछते कि यार फरवरी के महीने में कि बाजार गिरने वाला है, पता है क्या तुम्हें मार्च में, तो किसी को नहीं पता था। बाजार उठने वाला था, वो भी किसी को नहीं पता था। आज भी मैं ये बोलता हूँ कि बाजार में क्या होगा किसी को नहीं पता। हम तो सिर्फ आपको बता दें कि सिचुएशन क्या चल रहा है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, राइट। अब सवाल ये है कि अगर किसी को नहीं पता है कि बाजार में क्या होने वाला है, हम तो इसी सेशन के लिए आए आज कि हम ये समझेंगे आज की बाजार में क्या होने वाला है, आप बताओ, राइट। तो इसको हम समझते हैं एक अलग तरीके से। जब हम बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, व्हाट शुड आई डू। अब इस शब्द को ध्यान से पढ़िए, इस सेंटेंस को, व्हाट शुड आई डू। डू का मतलब क्या होता है, मुझे क्या करना चाहिए। करने का मतलब क्या हो गया, एक्शन हो गया। एक्शन क्या होता है, एक्शन आपका और मेरा बिहेवियर है, व्यवहार है। क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं, एक्शन तभी होता है ना। जैसे आपने आज सेशन अटेंड किया, आपको इनविटेशन आया होगा, आपने उस दिन सोचा होगा कि अटेंड करते हैं, फिर आपको रिमाइंडर आया होगा, आपने सोचा चलो फिर भी अटेंड कर लेते हैं। कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको पहले बार जब इनवाइट आया तो उन्होंने मन बना लिया होगा चलो अटेंड कर लेते हैं। फिर जैसे आज नजदीक आ गया समय, उन्होंने बोला नहीं यार सैटरडे क्यों बर्बाद करें अपना, हम चलते हैं कहीं घूमने, हम क्यों अटेंड करें। तो सबने डिसीजन लिया, आपने डिसीजन लिया कि आप अटेंड करोगे, किसी ने डिसीजन लिया कि आप अटेंड नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, ये एक्शन ही तो है हमारा। कुछ नहीं करना ये भी एक एक्शन है, बट ये आता कहां से है, ये सब हमारे व्यवहार से, हमारे बिहेवियर से आता है। और जैसे मैंने बताया, मैं आज ऐसे चीजों पे बात करने वाला हूं जो एज एन इन्वेस्टर बहुत जरूरी है हमें समझना, बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को आपने पकड़ ली, इस बिहेवियर को आपने अपने इन्वेस्टर आप मान के चलिए, हम सब एक अच्छे और सफल निवेशक बन सकते हैं। अब बिहेव ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, साइकोलॉजी को रिलेटेड है, बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, अगले 15-20 मिनट जो मैं बात करने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। अब बिहेवियर आप और मैं कैसे करते हैं इसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी रिस्पॉन्स किया है, चैट में आप इसका जवाब दीजिए। सिचुएशन ऐसा है कि मैं आपको अगर आज 100 रुपए दूं, या मैं आपको बोलूं हम अगले शनिवार को वापस मिलते हैं, और उस वक्त मैं 100 की जगह आपको 101 रुपए देता हूं, आप दोनों में से किसका चॉइस करोगे। 100 रुपए आज
या 101 रुपए अगले हफ्ते। आपको चैट का इस्तेमाल करना है और आप सिर्फ 100 या 101 लिखिए बस। जस्ट टाइप 100 और 101 इन द चैट बॉक्स। बहुत बड़ी मजेदार एक्टिविटी है, बहुत मजेदार एक्टिविटी है, बट इससे हमारे व्यवहार बिहेवियर के बारे में काफी समझ आता है और इसका इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रभाव होता है, जो हम देखेंगे अभी। तो भानु जी, आप मुझे गाइड करिए कि क्या रिस्पॉन्सेस आए हैं। 100 या 101 आपको ये लिखना है। मिक्स 60-40 है। 60% says 100, 65% people have said 100 and remaining said 100. ओके, तो 65% लगभग 100 है। तो मैं तो एक्चुअली बोलता हूँ कि ये जो ऑडियंस है काफी अच्छी ऑडियंस है, बिकॉज नॉर्मली जब ये सवाल मैं पूछता हूँ तो 90% लोगों का जवाब आता है 100 रुपए आज ये ले लेते हैं, और 10% लोग भी नहीं एक्चुअली बोलते हैं, 5-10% लोग ही बोलते हैं कि हम 101 रुपए लेते हैं। बट यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि लगभग 65% लोगों ने आज बोला है, बट 35 लोगों ने अगले हफ्ते बोला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये सोचिए आप ध्यान से, 100 रुपए आज और 101 रुपए अगले हफ्ते में फर्क कितना है? फर्क 1 रुपए का है, लेकिन 1 रुपए को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 100 रुपए में मैं आपको 1 दे रहा हूं, यानी कि 1% में आपको दे रहा हूं 1 हफ्ते में। और पूरे साल में हमारे पास 52 हफ्ते होते हैं, तो पूरे साल का कितना हो गया? अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे साल के रिटर्न्स में, एनुअलाइज करोगे, तो ये 52% का रिटर्न होता है। और ज्यादा करके हमेशा लोग यही चूज करते हैं कि हम 100 आज ले लेते हैं, 52% को हम इग्नोर कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम टुकरा देते हैं उसको, बिकॉज 101 अगले हफ्ते हम ले सकते थे। बट इसके पीछे रीजन है कि हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हम समझते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? तुरंत संतुष्टि। अब लोगों ने 100 क्यों चुना? एक तो पहले मैंने बोला कि हम एक हफ्ते बाद वापस मिलेंगे, तो लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि क्या गारंटी है कि हरी वापस आएगा अगले हफ्ते, और आएगा भी तो 101 रुपया देगा, इसकी क्या गारंटी है? तो काफी अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर की बात, राइट? और हमें लगता है 100 आज मिलता है, ले लेते हैं, तुरंत संतुष्टि, आज उस 100 रुपए से मैं कुछ चीज ले लूंगा, राइट? तो इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे होता है, तुरंत संतुष्टि, जिसको हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। इसके कारण हम क्या कर लेते हैं? हम पैसों को निकाल लेते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट पे हमें चाहिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब मुझे आज खुश होके मतलब नहीं, मैं तो तब खुश होऊंगा जब मैंने मेरी बच्ची के पढ़ाई के लिए SIP डाला है और वो पैसा बन जाता है जब उसकी पढ़ाई के पैसे की जरूरत पड़ती है। तो 18 साल में जब मेरी बच्ची हायर एजुकेशन के लिए जाएगी, मैंने जो पैसे निवेश किए थे वो पैसा बन जाता है, उस दिन मुझे जो संतुष्टि मिलेगी वो मुझे चाहिए। आज तो मुझे भी प्रॉफिट दिख रहा है पोर्टफोलियो में, आज निकाल लूंगा तो मुझे आज एक कुछ क्षण के लिए अच्छा लगेगा, पर इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप और मैं डिसीजंस लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें इमोशंस छुपा होता है, इसलिए हमें बोलते हैं ह्यूमंस को इमोशनल बीइंग बोलते हैं। इमोशनल बीइंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारे में इमोशन छुपा होता है। आप सोच के देखना, जितने भी हमने लाइफ में डिसीजंस लिए हैं, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, इन्वेस्टमेंट वाले हो, ज्यादा करके हम जो डिसीजंस लेते हैं वो इमोशनली लेते हैं, जबकि हमें लाइफ में काफी डिसीजंस लॉजिकली लेना चाहिए। बट हम बोल लेते हैं कि हमने तो लॉजिकली लिया है, बट सच देखी जाए, स्टडीज ये बताता है, डेटा ये बताता है कि लगभग 95% जो हम डिसीजंस लेते हैं वो इमोशनल होता है। और ऐसे ही इमोशंस हमारे इन्वेस्टमेंट्स में भी काम करते हैं जब हम डिसीजंस लेते हैं। और ऐसा ही एक इमोशनल डिसीजन है रिडेम्पशन का। यानी कि क्या आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, अब आप बोलते हो कि मुझे पैसे निकालने हैं, रिडेम्पशन लगा देना है। अब देखो, रिडेम्पशन जब आप लगाते हो तो क्या होता है? आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है 3 दिन में। अब उसके बाद क्या होता है उसको ध्यान से समझना। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है 3 दिन के बाद, आप क्या करते हो उन पैसों का? हम इन पैसों को कर्ज कर देते हैं। कैसे कर्ज करते हैं? अकाउंट में पैसा पड़ा है, सडनली हम घर पे की रिनोवेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंट में पैसा है।
गाड़ी नहीं खरीद लेते हैं, बड़ी वाली गाड़ी खरीद लेते हैं, या बड़ा एक एलसीडी ले लेते हैं। काफी पिछले साल तो हमने कुछ शॉपिंग ही नहीं कर पाए, इस साल कर लेते हैं दबा के, चलो पैसा भी आ गया। आप बिलीव नहीं करोगे 98% लोग यही करेंगे। बट रिडम्पशन लगाते वक्त आप क्या बोलोगे? ये ना बाजार जब नीचे आएगा ना, मैं वापस से दोबारा एंटर करता हूं, अभी निकाल के रखता हूं पैसा, अकाउंट में पड़ा रहेगा, 3-6 महीने रुक के देखते हैं, बाजार नीचे आएगा ना, वापस एंटर करूंगा पक्का। और मैं उसी पक्के के साथ में आपको बोलता हूं, पिछले 13 साल के तजुर्बे के साथ में आपको बताता हूं कि 98% लोग उन पैसों को निकल कर देंगे। सिर्फ 2% लोग ऐसे होंगे कि जो वापस से निवेश करें। बिकॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कैसे होता है? तुरंत संतुष्टि। आपने नई गाड़ी खरीद दी, आपने फेसबुक में डाल दिया, सोशल मीडिया में आपने फोटो डाल दिया, जैसे आप फोटो डालोगे हजारों लाइक्स आपको मिलेंगे, शाबाशी देंगे लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजेंगे आपको, अच्छा लगता है हमें। दिस इज हाउ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्क्स, तुरंत संतुष्टि। ठीक है, मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। अब आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कोई गेस कर सकता है कि ये क्या है? आपको क्या लगता है ये क्या है आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए और चैट पे डालिए कि आपके हिसाब से ये क्या होगा। भानु जी, any responses? We have maze, puzzle, human mind, brain, those kind of the mirror Okay. image. ओके, वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया। तो मेज बिल्कुल सही है, ठीक है, इट इज अ पजल, यस। पर इसको मैं थोड़ा माइथोलॉजी के हिसाब से आपको समझाना चाहता हूं। अब जैसे मैंने माइथोलॉजी शब्द यूज किया, आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये क्या है। ये चक्रव्यूह है, जो आपने और मैंने महाभारत में देखा होगा, सुना होगा। अब इसका इन्वेस्टमेंट के साथ देखते हैं कैसा कनेक्शन बैठ सकता है। अगर आप राइट वाली इमेज को देखोगे, लाल कलर का जो डॉट है ये आपका सेंटर है, ये टारगेट है जहां पे आपको पहुंचना है। बट ये चक्रव्यूह का पोजीशनिंग देखो, जो क्रिएशन होता है एकदम अलग तरीके से क्रिएट होता है। ये आसान नहीं है कि आप सीधा एंटर करके सीधा सेंटर में पहुंच गए। आपको एक लेयर क्रॉस करना है, फिर एक दूसरा लेयर आ जाता है, फिर एक तीसरा लेयर आ जाता है। अब में से काफी लोगों ने कांदा जो होता है ना, ऑनियन, उसको पीला होगा। आपने देखा होगा जब हम कांदा को पीलते हैं या कैबेज को पीलते हैं, आपने देखा एक ऊपर का छिलका निकलता है तो दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, चौथा। ऐसी लेयर आफ्टर लेयर बनता है चक्रव्यूह में। इसलिए आप सीधा घुस नहीं सकते, आपको एक लेयर क्रॉस करना है, फिर दूसरा लेयर क्रॉस करना है। और अगर आप चक्रव्यूह की लड़ने जाओगे, आप एक एक लेयर ऑफ सोल्जर्स के साथ आप लड़ाई करोगे, आप अंदर पहुंचने तक इतने थक जाओगे कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सेंटर तक पहुंचने के पहले आप मारे भी जाओगे। इसलिए चक्रव्यूह में जाना बहुत डिफिकल्ट है। अब आपको याद होगा अभिमन्यु जब अपने मां के कोख में था, गर्भ में था, उसने चक्रव्यूह में अंदर जाने के बारे में सुन लिया था कि एक शॉर्टकट है जिसके माध्यम से मैं चक्रव्यूह के सेंटर तक पहुंच सकता हूं, और उसने वही किया। वो शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, वो सेंटर तक पहुंच तो गया, लेकिन बेचारा वो कभी सीख नहीं पाया कि उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं। और हम सब जानते हैं कहानी, उसकी मारा गया वो। पर जब उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी जो उम्र थी वो कितनी थी? सिर्फ 16 साल की थी। तो 16 साल का था जब उसकी मृत्यु हो गई। इट्स अ वेरी प्रीमेच्योर डेथ। अब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। अब इसका इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कनेक्शन है? म्यूचुअल फंड में आना बहुत आसान है, एंट्री बहुत इजी है। आपको सिर्फ केवाईसी करना है, चेक देना है, आपका काम हो जाता है। आजकल तो सब ऑनलाइन ही हो जाता है। रिडेम्पशन या एग्जिट जो है वो और भी आसान है। आपके पास ऐप है, हर एक एएमसी का ऐप है, प्रूडेंट का भी आपके पास ऐप होगा। आपको ये भी बताया गया होगा कि आप ये बटन दबाओ, बटन दबाने से रिडेम्पशन हो जाता है। बस किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, चुपचाप जाओ, बटन दबाओ, काम हो गया, 3 दिन में पैसे अकाउंट में। तो एग्जिट भी आसान है म्यूचुअल फंड में, एंट्री भी आसान है म्यूचुअल फंड में। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप एग्जिट करोगे म्यूचुअल फंड से,
और जब आपको जरूरत नहीं है पैसों की तब आपने एग्जिट कर दी। तब मैं वापस कनेक्ट करता हूं पहले स्लाइड के साथ, जब मैंने ये बताया था कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम निवेश करते हैं तो हमें क्यों करना चाहिए? हमें हमारे आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेश करना चाहिए। अब मान के चलिए कि मैंने मेरी बच्ची के पढ़ाई के लिए निवेश स्टार्ट किया था, अब वो 11 साल की हो गई, मैंने निवेश किया था कि 18 साल में पैसों की जरूरत है और 7 साल बाकी है, बट आज सडनली मेरे को पोर्टफोलियो में पैसा दिख रहा है, अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है, तो मैंने भी क्या कर दिया, बटन दबा दिया, रिडेम्पशन लगा दिया। बहुत आसान है, पैसा भी आ जाएगा 3 दिन में। बट अगर ये पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इन पैसों का क्या होगा, हम उसको खर्च कर देंगे। तो अब आप सोचिए मेरी बच्ची की पढ़ाई का क्या होगा, क्या वो हासिल कर पाएगी उसके लक्ष्य को? बिकॉज पैसा तो चाहिए हमें पढ़ाई करवाने के। तो प्री मैच्योरली जब मैं एग्जिट करता हूं मेरे इन्वेस्टमेंट्स को, अभिमन्यु की तरह मेरे जो आर्थिक लक्ष्य हैं उनका भी प्री मैच्योर डेथ हो जाता है। तो मेरी बच्ची की जो पढ़ाई का जो पैसा है जिसके लिए मैं जमा कर रहा हूं उसको मैंने आज ही काट दिया, पैसों को तो आज मैंने ले ली, उसको स्वाहा भी कर जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, 7 साल में मेरे पास इतने पैसे नहीं बन पाएंगे जो जरूरत है पढ़ाई की। तो आई होप इट इज क्लियर। तो चक्रव्यूह को याद रखिए, आप जब भी आप बटन दबाने के लिए जाते हो, रिडेम्पशन लगाने के लिए जाते हो, एग्जिट करना चाहते हो, चक्रव्यूह को याद करिए। बटन दबाना तो बहुत आसान है, 1 सेकंड में हो जाएगा काम, बट क्या ये पैसे आपको जरूरत है आज, इसको ध्यान से सोचिए, बिकॉज ये पैसे आएंगे तो कर्ज भी हो जाएंगे। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड। अब ये पैसे अगर आप निकाल देते हो, इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। और ये कहानी हम समझेंगे, एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी शोले, उसके कैरेक्टर्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो आप में से काफी लोगों ने शोले देखी होगी, आपको याद होगा उसमें 2 दोस्त थे, जय और वीरू, और उन्हीं 2 दोस्तों की कहानी है। तो जय और वीरू बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब आप जानते हो उस मूवी में उनका काम क्या था, तो हम वो सब डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बट उन्हें पता नहीं समझ आता है, वो 30 साल के हैं आज, उन्हें लगता है यार यही काम हम कितने साल करेंगे, कल हम बूढ़े भी हो जाएंगे, है ना, बूढ़े होंगे तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे आज जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और रिटायरमेंट लेने के लिए हमें, रिटायरमेंट जब हम लेंगे तो हमें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कर्ज तो बढ़ने वाला है, कर्जे तो बढ़ने वाले हैं हमारे। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में। ओके, अब दोनों ने निवेश करना डिसाइड किया, उन्होंने दोनों ने म्यूचुअल फंड में बोला कि 10,000 रुपए का हम SIP स्टार्ट करते हैं। दोनों ने 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। जय ने 30 साल उसकी उम्र है, वीरू की भी 30 साल की उम्र है, 60 साल में लोग दोनों रिटायरमेंट लेने वाले हैं, यानी कि 30 साल तक ये निवेश करने वाले हैं, हर महीने 10,000 रुपए। तो जय ने 10,000 के हिसाब से 30 साल में 36 लाख रुपए निवेश, मान के चलिए उस इन्वेस्टमेंट में 12% का रिटर्न साल का मिला, तो ये जो 36 लाख हैं जय के, ये बने 3,24,00,000 रुपए। और जय बहुत ही खुश है, बोले इससे मेरा रिटायरमेंट हो जाए। ठीक है, अब वीरू ने भी वही किया, उसने भी उसी म्यूचुअल फंड में डाला जिसमें जय ने पैसे निवेश किए थे, उसी तारीख को उसने भी SIP स्टार्ट की थी, उसने भी निरंतर 10,000 रुपए अगले 30 साल के लिए निवेश किए, उसने भी 36 लाख रुपए निवेश किए। लेकिन वह वीरू की स्टोरी में, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि आपको याद होगा उस मूवी में कि वीरू की एक गर्लफ्रेंड है जो टोंगा चलाती है, बसंती। अब यहां पे भी वही हुआ, उसने वीरू को बोला यार मैं कितने साल टोंगा चलाऊंगी, एक 2 व्हीलर खरीद के दे दो मुझे। तो वीरू ने बोला ठीक है, म्यूचुअल फंड में से कुछ पैसे निकाल देते हैं, 80,000 रुपए निकाल के एक 2 व्हीलर खरीद देते हैं। 2 साल के बाद बोली अभी 2 व्हीलर में मजा नहीं आ रहा, गर्मी बहुत हो रही है, मेरे को 4 व्हीलर खरीद के दो। बोले ठीक है, 7 लाख रुपए निकाल दिए म्यूचुअल फंड से, दे दिए वापस गाड़ी खरीदने के लिए। फिर उनकी शादी हो गई, फिर बोली कितने साल हम इसी गांव में घूमते रहेंगे, थोड़ा स्विट्जरलैंड भी घूम के आते हैं। बोले ठीक है, 5 लाख रुपए निकाल दिए। तो आप देखो बीच बीच में वीरू ने क्या किया, पैसों को विड्रॉ करना स्टार्ट किया। अब उसने डाला क्यों था इन पैसों को, उसने अपने रिटायरमेंट के उद्देश्य से डाला था, बट उसी इन्वेस्टमेंट से उसने बार बार पैसे विड्रॉ किए।
अब उसने कुल मिला के 30 साल में 33 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए, बट उसने 36 लाख रुपए निवेश भी किए, एक भी एसआईपी उसने स्किप नहीं किया। अब आप सोच के बताइए मुझे, जय ने 36 लाख निवेश किए, उसके पैसे बने 3 करोड़ 24। वीरू ने भी 36 लाख रुपए निवेश किए, लेकिन इसने 30 साल में 33 लाख रुपए निकाल दिए, और एक झटके में नहीं निकाला, बीच बीच में निकाला। तो टेबल में भी आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब आप सोच के बताइए, आपको क्या लगता है वीरू के पास कितने पैसे जमे होंगे इस इन्वेस्टमेंट में 60 साल की उम्र में? आपको जो भी लगता है आप डालिए चैट में, फिर मैं आपको बताता हूं वीरू के पास कितना पैसा जमा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से वीरू के पास कितने पैसे जमे होंगे? We have 80 lakh, 50 lakh, 55 lakh, 1 crore, Okay. 30 lakhs, 1 crore, Okay. that kind of figures. Okay, great. Thank you once again for your participation, people. तो देखते हैं वीरू के पास कितना पैसा जमा। वीरू के पास बने 1 करोड़ 28 लाख रुपए। आई रिपीट, 1 करोड़ 28 लाख रुपए। फर्क देखिए दोनों में कितना हो गया, लगभग 2 करोड़ का डिफरेंस है जय और वीरू के रिटायरमेंट के पैसों। क्या आपको लगता है वीरू रिटायरमेंट ले पाएगा 60 साल की उम्र में? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। मैं बार बार दोहराना यही चाहता हूं, ये एग्जांपल और इलस्ट्रेशन हम इसलिए बताना चाहते हैं। आप चक्रव्यूह को याद रखिए, जय वीरू की कहानी याद रखिए। देखिए, रिडेम्पशन डालना बहुत आसान है, बीच बीच में विड्रॉवल करना बहुत आसान है। अगर आपने आपके आर्थिक लक्ष्य के हिसाब से निवेश नहीं किया, तो आप और मैं भी पैसों को बार बार निकालते रहेंगे, बिकॉज जरूरत हम कहीं ना कहीं से खड़ा कर ही देते हैं कि यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये पैसा वहां लगा लेते हैं, घूम के आ जाते हैं। बट जब हम आर्थिक लक्ष्य के हिसाब से निवेश करेंगे, तो शायद ये जो बीच बीच के विड्रॉवल्स हैं आप और मैं नहीं करेंगे। ये सब बिहेवियर है, याद रखिए, सब साइकोलॉजी है। इसलिए इसका इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत होता है। पूरे साल में 30 साल में 33 लाख निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। समुद्र से 2 लोटा पानी निकल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। ये कहानी से समझ आता, लगभग 2 करोड़ का फर्क पड़ जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप लोगों से, सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलिए। आपको कब निकलना है मैं आपको बताता हूं। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कब निकलना है। इस स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जिस पर्पज से आज हम आए हैं कि व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू, ये मैं इस स्लाइड में समझाता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जिनके भी आर्थिक लक्ष्य आज से 3 साल के बाद वाले हैं, तो मेरा रिटायरमेंट आज से 15-20 साल के बाद है, मेरी बच्ची की पढ़ाई आज से 7 साल के बाद, तो ये सब मेरे आर्थिक लक्ष्य काफी साल के बाद है। तो ऐसे लोगों को आज अपने इन्वेस्टमेंट्स को हाथ नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना उस इन्वेस्टमेंट को। भले बाजार 52 हो, 53 हो, 60 हो, 65 हो, 80 हजार हो, आपको कुछ नहीं करना है। और बाजार की कोई भी वैल्यू हो जाए, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आपके आर्थिक लक्ष्य आज से 3 साल के बाद वाले हैं। तो क्लियरली जिनके आर्थिक लक्ष्य अगले 2 साल में नहीं है, आपको है आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखना है। एसआईपी चल रही है तो भी कंटिन्यू रखना है। जिनके आर्थिक लक्ष्य आज से 2 साल में है, तो कोई रिटायरमेंट होने वाला है किसी का 1 साल के बाद, किसी के घर पे शादी 1 साल के बाद, या किसी के पढ़ाई के पैसे आज से 1 साल या 1.5 साल में जरूरत है, उनके लिए क्या है मैं आपको बताता हूं। उनको भी रिडेम्पशन नहीं लगाना है, बिकॉज रिडेम्पशन लगाओगे तो पैसा अकाउंट में आएगा, खर्च हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो आपको क्या करना, फंड में कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं रीबैलेंसिंग। ध्यान से शब्द को समझना, रीबैलेंसिंग, रिडेम्पशन नहीं। रीबैलेंस का मतलब क्या है कि मुझे डर है कि अगले 6 महीने में मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, अगले 1 साल में रिटायरमेंट होने वाला है। बाजार में 6 महीने में 1 साल में क्या होगा नहीं पता। अगर बाजार उस वक्त गिर जाएगा तो जो पैसे मुझे रिटायरमेंट के लिए बने हुए हैं वो पैसे कम हो जाएंगे।
तो ऐसे लोगों को चिंतित होना जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चिंतित रहते हैं, समझ में आता है। तो आपको क्या करना है, आप रिडेम्पशन नहीं डालोगे, आप रीबैलेंसिंग करोगे। रीबैलेंसिंग में क्या होता है, आपके जो पैसे आज जमे हुए हैं, कॉर्पस बना हुआ है, उन पैसों को हम इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट से निकाल के हम एक डेट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कराते हैं। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपके फिक्स डिपॉजिट जैसे होता है, बट फर्क इसमें है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के माध्यम से होता है और इसमें रिटर्न्स आपके एफडी से बेहतर बनता है। तो इन पैसों को निकाल के, इक्विटी से निकाल के, इसको हम बोलते हैं डेट। डेट में आप शिफ्ट करते हो, इसको हम रीबैलेंसिंग बोलते हैं। मैं दोहराता हूं वापस, जिनके आर्थिक लक्ष्य अगले 2 साल के अंदर हैं, उन्हीं के लिए ये रीबैलेंसिंग हम बता रहे हैं। अब आप सडनली कल उठ के मत बोल देना आपके डिस्ट्रीब्यूटर को या एडवाइजर के साथ, मेरे को भी 6 महीने में पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम भी रीबैलेंसिंग कर देते हैं। अपने आर्थिक लक्ष्य को नया क्रिएट मत करना कि मुझे पैसे आज निकालने की बात ही नहीं कर रहे हम, रीबैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो आप उसको रीबैलेंसिंग करिए, डेट में डालिए, जो भी आपका आर्थिक लक्ष्य अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, उसमें पड़े रहने दीजिए, स्टेबिलिटी रहेगा। और जब आप रिटायर या जो भी आपका आर्थिक लक्ष्य हो जाएगा हासिल, तो आप पैसे निकाल दीजिए उस वक्त। जिनके आर्थिक लक्ष्य नहीं है, 3 साल तक कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है, आपको रीबैलेंसिंग भी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा आपका चल रहा है इन्वेस्टमेंट, उसको चलाते रखिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार मैंने तो एसआईपी कर रखा है, मैंने तो की थी एसआईपी 10-15 साल के हिसाब से, लेकिन बाजार बहुत ही ऊपर है, इसमें एसआईपी को रोक दे क्या? अभी रोक देते हैं, फिर जब बाजार नीचे आएगा वापस स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक और कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये कहानी भी 3 दोस्तों की है और ये 1999 की कहानी है। साल पीछे मैं आपको ले जा रहा हूं, 1 जनवरी 1999। ये 1 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है सबके लाइफ में, बिकॉज हर साल आता है ये। और हर साल जब आता है तो आप और मैं काफी रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल हम ये करेंगे पक्का। ऐसे ये 3 दोस्तों ने किया। इन 3 दोस्तों के नाम समझ लेते हैं। पहले का नाम है स्मार्ट, दूसरे का नाम है लकी और तीसरे का नाम है अनलकी। ये तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया, रेजोल्यूशन लिया कि म्यूचुअल फंड में अब इक्विटी में। इन्होंने क्या किया, जो बाजार है सेंसेक्स करना स्टार्ट किया। पर तीनों में थोड़ा फर्क था। जो स्मार्ट था उसने बोला मैं रोज 1000 रुपए निवेश करूंगा बाजार में, रोज, कुछ भी हो जाए बाजार में, बाजार ऊपर हो नीचे हो, कोई भी गवर्नमेंट आए हो, कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं निरंतर 1000 रुपए रोज निवेश करता जाऊंगा। लकी और अनलकी ने बोला यार हम तो रोज नहीं करेंगे। लकी ने बोला भाई मेरा नाम तो लकी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 1000 दिन निवेश करूंगा और रोज 1000 रुपए निवेश करूंगा। जो भी 1000 दिन होगा तो 1000 into 1000 यानी कि मैं 10 लाख रुपए ही निवेश करूंगा। बट मैं ऐसे दिन चुनूंगा जिस दिन बाजार नीचे है। बहुत ही बढ़िया, मेरा तो लकी है ना। तो जिस दिन बाजार नीचे होता है आपने निवेश किया, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपने सस्ते में खरीद ली सब कुछ। अनलकी बोला यार लकी भी मेरे जैसे ही है, तो मैं भी उसके जैसे फॉलो करता हूं, मैं भी 1000 दिन ही निवेश करूंगा और जिस दिन भी निवेश करूंगा 1000 रुपए निवेश करूंगा। बट बेचारे का नाम ही अनलकी था, क्या करता वो? उसके जो 1000 दिन थे वो ऐसे दिन थे जब बाजार ऊपर था, बदनसीब बंदा था। जितने भी 1000 दिन बाजार ऊपर थे उसके पैसे लग गए उसी दिन। लकी के 1000 दिन ऐसे दिन थे जब बाजार नीचे था। तो ऐसा आप लॉजिकली सोचने जाओ तो सबसे बढ़िया रिटर्न लकी को मिलना चाहिए था, है ना। बट देखते हैं कहानी में क्या हुआ। तीनों का आप परफॉर्मेंस देखिए, जो मैंने XIRR करके लिखा है, ये कुछ नहीं है, साल का रिटर्न है। तो लकी ने 10 लाख रुपए निवेश किए, अनलकी ने भी 10 लाख निवेश किए, स्मार्ट ने तो रोज निवेश किया, इसलिए इसको 55 लाख निवेश किया उसने, इसने ज्यादा निवेश किया। दोनों के रिटर्न में आप देखो कोई फर्क ही नहीं है, 13.5, 13.3, 13.6। तो इस कहानी से क्या समझ आता है कि आप कुछ भी कर लो, अगर आप ये सोचोगे कि बाजार जब नीचे आएगा मैं तभी निवेश करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ऐसा कोई कर ही नहीं पाता है।
इसको हम बोलते हैं टाइमिंग द मार्केट। आज तक कोई नहीं कर पाया। तो जो लोग डर रहे हैं कि आज बाजार ऊपर है, मेरा एसआईपी जाएगा, वो ऐसे लोग हैं जो अनलकी की तरह हैं। बिकॉज अनलकी के साथ भी यही हुआ, जब बाजार ऊपर था उसी दिन उसके पैसे लग गए बाजार। तो हमारी और कहानी और अनलकी की कहानी सेम है। तो आपको डरने की बात नहीं है, बिकॉज अनलकी ने भी उतना ही कमाया जितना लकी ने कमाया, जितना स्मार्ट ने कमाया। कुछ डॉट डेसिमल्स में फर्क है रिटर्न में बस। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका भी गोल 5 साल 10 साल 15 साल के बाद है, आपके आर्थिक लक्ष्य, आपने एसआईपी 5 10 साल 15 साल के लिए किया है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाजार के लेवल के साथ। और एसआईपी की तो यही खासियत है कि बाजार जब नीचे होगा तब भी आप खरीदो, बाजार जब ऊपर होगा तब भी आप खरीदोगे। और समय के साथ आपको काफी मौका मिलेगा, जब बाजार नीचे होगा तब भी आप खरीदते जाओगे, तो आपका एवरेज कॉस्ट सस्ता हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेफिक्र रहिए, आपका एसआईपी कंटिन्यू रखिए। डू नॉट वरी अबाउट द मार्केट नाउ। आई होप सबको ये पता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो एसआईपी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो फ्यूचर में हो सकता है बाजार नीचे आए, कब मुझे नहीं पता, बट अगर बाजार नीचे आता है, आप लोगों को एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं, सीक्रेट है, ध्यान से समझना इसको। जब भी आपको मौका मिले बाजार नीचे आ जाता है, जैसे पिछले साल हुआ था मार्च 2020 में जब बाजार गिरा था, तो कुछ स्मार्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार मेरा एसआईपी चल रहा है, उसको तो मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन बाजार अभी काफी गिर गया है, लगभग 40% से नीचे आया है, इससे बढ़िया मौका मेरे पास नहीं है, मेरे पास थोड़े पैसे भी हैं, निवेश कर देता हूं इसको वापस से। अब जब आप निवेश करते हो, आपको म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलता है। तो जब आपको यूनिट्स मिलता है, जब बाजार नीचे होता है, तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो आगे भी आपको जब मौका मिलेगा, आपके पास स्पेयर मनी होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा, बाजार गिरेगा, तो इसका आप फायदा उठाइए। ये सीक्रेट है। अब आप बोलोगे ये तो सब जानते, लेकिन जानते सब हैं, करते हैं बहुत कम लोग, इसके लिए ये सीक्रेट है। जब भी बाजार गिरेगा फ्यूचर में, एसआईपी तो आप कंटिन्यू रखिए, मौका मिलेगा थोड़ा पैसा डालिए, इसको हम बोलते हैं टॉप अप। लमसम अमाउंट डाल दीजिए, सस्ते में यूनिट्स खरीद के रख लीजिए। इससे दो चीजें होगी, एक तो आपको सस्ते में यूनिट्स मिल जाएंगे, दूसरा आपका जो आर्थिक लक्ष्य है आप समय के पहले हासिल कर दोगे। तो 58 में रिटायरमेंट के बजाय मैं 55 में रिटायरमेंट ले सकता हूं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई होप ये पता है, सबको समझ में आ गया रुपये कॉस्ट एवरेजिंग, सबको पता है कि इसके बारे में? एक बार सबको पूछ लेता हूं, किसी को नहीं पता है तो मैं समझा देता हूं। सबको पता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जिन्होंने एसआईपी कर रखा है उनके लिए बहुत जरूरी है ये। किसी को जानना है तो आप चैट में डालिए, या आप एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। या काफी सारे लोग हरी नो बोल रहे हैं, तो अगर एक बार समझा देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और जिनको पता है रिवीजन हो जाएगा। तो मैं इस स्लाइड को समझा देता हूँ। हाँ, एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, फिर मैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से इसको कनेक्ट करता हूँ। मान के चलिए अपने घर पे तो रोज सब्जी बनती है, ठीक है, और सब्जी जो बनती है ग्रेवी वाली जो बनती है ना, तो ग्रेवी वाली सब्जी में ज्यादा करके हम टमाटर तो एक इंग्रेडिएंट डालते ही है उसमें, राइट, ग्रेवी बनाने के लिए। तो मान के चलिए आपने घर पे डिसाइड किया कि यार रोज हम 20 रुपए का टमाटर खरीदेंगे। ये आपने डिसाइड कर लिया घर पे कि आप रोज बाजार जाओगे सब्जी खरीदने और रोज सिर्फ 20 रुपए खर्च करोगे टमाटर पे। अब देखते हैं कैसे होता है। पहले दिन आप जाते हो बाजार में, उस दिन बाजार में टमाटर का जो भाव चल रहा है वो चल रहा है 30 रुपए केजी, 1 किलो का भाव 30 रुपए है, बट आपको तो 20 ही रुपए खर्च करने। तो 30 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिलेंगे लगभग 670 ग्राम। तो आप 670 ग्राम घर पे ले आए। अगले दिन आप फिर जाते हो बाजार में, उस दिन टमाटर का भाव है 40 रुपए केजी, महंगा हो गया, बढ़ गया भाव, आपको 20 ही रुपए खर्च करने हैं, तो 20 रुपए में आपको आधा किलो मिलेगा, तो आप आधा किलो ले आओगे। तीसरे दिन आप फिर जाते हो, उस दिन टमाटर का भाव 20 रुपए हो गया, सस्ता हो गया दाम। अब 20 रुपए आप खर्च कर सकते हो, तो 20 रुपए किलो के हिसाब से आप 1 किलो टमाटर घर ले आओगे। चौथे दिन आप फिर गए,
उस दिन तो 10 रुपए है टमाटर, बल्ले बल्ले हो गया उस दिन तो। आप 20 रुपए खर्च करोगे, 2 किलो टमाटर आपके घर पे आ जाएगा। उस दिन आपके हर डिश में टमाटर होगा, टमाटर चटनी भी बनेगी, सॉस भी बनेगा, हर डिश पे आप टमाटर डाल दोगे उस। क्यों? बिकॉज आपको सस्ते में मिल गया, 2 किलो भी मिल गया। अब हुआ क्या इस पूरे 4 दिन में, आप देखो, जिस दिन टमाटर का भाव महंगा था, आपको घर पे टमाटर कम मिले, क्वांटिटी कम मिली ना। जिस दिन टमाटर सस्ता था, उस दिन आपके घर पे टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा आ गई। यही म्यूचुअल फंड एसआईपी में होता है। आपका पैसा हर महीने जाता है। यहाँ पे तो हमने हर दिन देखा टमाटर के एग्जाम्पल में। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा हर महीने जाता है, और जिस दिन आपका पैसा निवेश किया जाता है बाजार में, बाजार की वैल्यू एक ही नहीं होती। जैसे टमाटर का भाव रोज चेंज हो सकता है, बाजार की भी वैल्यू चेंज होती है। कुछ दिन बाजार महंगा होता है, कुछ दिन बाजार सस्ता होता है। जिस दिन आपका एसआईपी किया उस दिन बाजार महंगा होगा, तो म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे बिकॉज महंगा हो गया। जैसे टमाटर महंगा था तो आपके घर पे क्वांटिटी कम आई। बट ऐसे भी दिन आएंगे बाजार में जब आपका एसआईपी जाएगा, जब बाजार नीचे होगा, उस वक्त क्या होगा, आपके घर पे यूनिट ज्यादा आएंगे। और टमाटर तो आप 2 किलो लाके रखोगे, 5 किलो रखोगे, सड़ जाएगा। यूनिट सड़ेंगे नहीं, आप वो रहेंगे आप ही के पास, एकदम ताजा रहेंगे वो। तो एसआईपी का यही खासियत होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लंबे समय में एसआईपी डालिए। क्यों डालिए? बिकॉज बाजार में आपको ऐसे काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कि जब बाजार नीचे होगा, आपका एसआईपी जाएगा, यूनिट सस्ते में मिलेंगे। अब आप सोचिए, आपने 15-20 साल के लिए ये कंटिन्यू किया, हर महीने आपके घर पे अकाउंट यूनिट्स आ रहा है। लंबे समय में क्या होता है, काफी मौका मिलता है लोगों को कि जब बाजार सस्ता होता है, काफी एक यूनिट्स आपने जमा कर दिए, तो आपका एवरेज जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए एसआईपी जब भी करते हैं, लंबे समय के लिए करना चाहिए। 1 साल का एसआईपी करके मतलब नहीं है, 2 साल का एसआईपी करके मतलब नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल करोगे तब आपको इसका फायदा दिखाई देगा। ठीक है। और जो मैंने इसके बाद वाली स्लाइड बताई थी कि जब फ्यूचर में बाजार गिरेगा, भले आपका एसआईपी कंटिन्यू हो रहा हो, फ्यूचर में आप बाजार गिरेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी करके सोचिए, मौका करके सोचिए, पैसों को निवेश करिए और सस्ते में यूनिट्स खरीद के रख लीजिए। तो आपने क्या किया, बीच बीच में आपको मौका मिलता है तो आपने सस्ते में यूनिट्स आप खरीदते गए। हम में से काफी लोग इंडिया में, भारत में, हम लोग सोना खरीदते हैं ना। जब भी सोना सस्ता होता है हम खरीद के रख लेते हैं, है कि नहीं? तो ये आप म्यूचुअल फंड में करिए। सस्ता हो गया बाजार, खरीद के रख लीजिए यूनिट्स। सोना भी खरीद के रखेंगे तो टेंशन होता है कि कहां पे रखें, लॉकर में रख नहीं सकते हैं, घर पे रख नहीं सकते हैं, काफी दिक्कतें होती है। यूनिट्स क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, आपको कहीं पे जमा करके रखने की जरूरत नहीं, आपके अकाउंट में पड़ा देता है। तो इसको आप यूज करिए। ये एक सिंपल मंत्र है पैसों को जल्दी बनाने का। ठीक है। तो कुछ लोग को दिमाग में ये भी सवाल होगा कि ये सब तो ठीक है, एसआईपी भी आपने बोला कंटिन्यू करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज शायद म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि बाजार गिरेगा तब निवेश करते हैं, है ना। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। और इनकी भी कहानी वैसी हो जाती है कि आप आज बोलेंगे, बोले 6 महीना रुकते हैं या 3 महीना रुक के देखते हैं, बाजार गिरेगा तब डालता हूं। 3 महीने के बाद वापस जाएंगे, नहीं और 3 महीना रुकते हैं। और अगर बाजार गिर भी जाएगा, 53,000 का अगर बाजार 50,000 हो जाता है सेंसेक्स, तो ये लोग क्या बोलेंगे, अभी तो 3,000 घटाना है, थोड़ा और गिरेगा, रुको। 45,000 आएगा ना सेंसेक्स में, पक्का डालूंगा। जब 45 आता है उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं यार, अभी 45 आया ना, 40 लग रहा है मुझे आ जाएगा, 40 लग ही रहा है, पक्का आ जाएगा। और 40 आएगा ना, मैं पक्का डाल दूंगा। 40 आता है वो फिर नहीं डालते, वो 35 का इंतजार करते हैं। इसको हम बोलते हैं फेंस सिटर्स, जो उसको बैठे देते हैं, देखते हैं, हाँ करूंगा करूंगा, करते ही नहीं है। तो ऐसे काफी लोग होते हैं, और इसमें कोई दोष नहीं है, गलत नहीं है। सबका सोच यही होता है कि मैं सस्ते में खरीदूं।
ठीक है, बट इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आप अगले 3 महीने या 6 महीने में निवेश स्टार्ट करोगे, ये उनके लिए जिन्होंने आज तक स्टार्ट नहीं किया उनके लिए बता रहा हूं कि आपको लग रहा है कि आप 6 महीने के बाद करने वाले हो, 1 साल के बाद करने वाले हो, अगर आप इंतजार करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप नहीं करोगे निवेश। ये तजुर्बे के साथ मैं आपको बता रहा हूं। 13 साल मैंने भी काफी इन्वेस्टर्स को मिला हूं, सेल्स किया हूं, मुझे पता है लोग नहीं आते। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक ऑप्शन है कि आप क्या करिए, आपके पास आज 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी है, आप उन पैसों को एक डेट म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। डेट क्यों? ताकि बाजार में, शेयर मार्केट में आपका पैसा नहीं जाएगा, सेफ रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। आपके सेविंग अकाउंट में पड़ने से अच्छा है यहाँ पे पड़ा रहेगा, आपको ज्यादा रिटर्न देगा। तो आप इसको डेट म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। जैसे ही बाजार में आपको मौका मिलता है, आपके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे, बताते जाएंगे। वो जब भी बोलेंगे 1 लाख में से बाजार थोड़ा नीचे आ जाता है, एक 10,000 रुपए डाल, और नीचे आता है और एक 10,000 डाल। तो इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट। धीरे धीरे करके आप पैसा निवेश करिए, लेकिन शुरुआत आज करिए। बिकॉज आप 6 महीने के बाद बोलोगे कि मैं SIP स्टार्ट करूं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप नहीं करोगे। तो पहले आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, वहां से धीरे धीरे करके आप शेयर मार्केट में डालना स्टार्ट करिए। एक साथ आपका पैसा नहीं जाएगा, तो आपको चिंता होने की नहीं है इतने महंगे में मेरा पैसा चला गया। धीरे धीरे करके डाले, जब जब मौका मिलेगा, नीचे आएगा बाजार, पैसा डालते जाइए। तो ये भी आपको प्रूडेंट वाले गाइड करेंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको गाइड करेंगे। लेकिन शुरुआत आपको करनी है कि सर डेट म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, टालना नहीं। टालोगे तो नुकसान आप ही का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब लास्ट के 2-3 इंपॉर्टेंट चीज हम समझ लेते हैं, फिर सेशन को हम खत्म करेंगे आज। एज एन इन्वेस्टर, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि कोविड के एग्जाम्पल के साथ, ये सब नॉइज है, आवाज होता है। आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आप भटक जाओगे, गलत डिसीजंस ले लोगे इन्वेस्टमेंट में। और ये लाइफ में भी होता है। इसको हम 2 तरीके से समझते हैं। एक हम बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? ये ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हम रोज चिंतित रहते हैं। अगर आप गाड़ी चला के जाते हो, ऑफिस जाते हो, रोज आपको ट्रैफिक मिलता है, तो ट्रैफिक आपके लिए चिंता का कारण है, बिल्कुल है। और इसके बारे में हम रोज सोचते हैं कि आज ट्रैफिक कैसा होगा। और ट्रैफिक में 10-15 मिनट अटक जाते हैं, 20 मिनट अटक जाते हैं, पौना घंटा अटक जाते हैं, तो आपको पता है अपना व्यवहार कैसा बदल जाता है। अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं हमारे मुंह से उस वक्त। बट आप सोचो कि इस ट्रैफिक को आप कुछ कर सकते हो क्या? आप कुछ नहीं कर सकते, ट्रैफिक तो रहेगा ही। तो ये सर्कल ऑफ कंसर्न ऐसी चीजें हैं जो हमें चिंतित रखती है, लेकिन इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसी होता है, यार बाजार में क्या होगा, RBI का गवर्नर क्या अनाउंस करेगा, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगा, बीजेपी कहां जीतेगी कहां हारेगी, क्या फर्क पड़ता है आपको? गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज आएंगे, क्या फर्क पड़ता है आपको? ना तो इसमें आपको किसी का कंट्रोल है। आपके चिंतित रहने से क्या मोदी जी पॉलिसी नया लेकर आएंगे, पेट्रोल का दाम घटा देंगे? नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें जो हमें चिंतित रखती है, बिजी रखती है, लेकिन इसका कोई आउटपुट नहीं है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे चीजों पे आप ध्यान मत रखिए। बाजार में भी ऐसी है, बाजार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आपके चिंतित रहने से कुछ नहीं होने वाला है बाजार। आपको ऐसे चीजों पे फोकस रखना है, कंसंट्रेट करना है जो आपके और मेरे कंट्रोल में है। ट्रैफिक वाले एग्जांपल कोई ले लो, ट्रैफिक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो ट्रैफिक को बचने के लिए? आप शायद 15 मिनट, आधा घंटे जल्दी निकल सकते हो घर से। आपको पता है 7:45, 8 बजे ट्रैफिक लग जाता है, मैं 7:15 बजे निकल जाता हूं घर से, ट्रैफिक बच जाएगा। ये मैंने किया जो मेरे कंट्रोल में है। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट में वही करना जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या है? डिसिप्लिन, कि निरंतर कुछ भी हो जाए मैं हर महीने का SIP मेरा चलता जाएगा। और 5 साल के लिए बोला है तो 5 साल तक मैं रहूंगा इसमें। बाजार कुछ भी हो जाए, गिर भी गया तो कुछ नहीं, मेरे को चिंतित नहीं होना है, मैं पेशेंस रखूंगा, मुझे पूरा भरोसा है बाजार पे आएगा। तो ये चीज आपके कंट्रोल में, कितने का SIP करूं ये आपके कंट्रोल पे, उस पर आप फोकस करिए। बाजार को छोड़ दीजिए, बाजार किसी के कंट्रोल में नहीं, वो अपने हिसाब से चलता है, उस पर चिंतित रह के कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
जो आपने और मैंने स्कूल में सीखा है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में को भी ध्यान से समझिए आप। तो ए का मतलब है जो हमारा फ्यूचर में पैसा बनने वाला है, पी का मतलब है कि जो पैसा हम निवेश कर रहे हैं आज, आर का मतलब है जो निवेश कर रहा हूं उसमें रिटर्न कितना बनेगा, और जो टी है वो समय है, कितने समय के लिए मैं डालता हूं। अब आप टी को देखिए, वो कहां बैठा हुआ है, ऊपर बैठा है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, और यही से कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है। अब नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो रेट ऑफ रिटर्न को लेकर चिंतित रहते हैं, यार बाजार में पैसा नहीं बन रहा मेरा। अभी तो किसी का नहीं होगा ऐसे, बट 2 साल पहले लोगों के दिमाग में चल रहा था, मैंने एसआईपी किया है, पैसे नहीं बन रहे, पैसे नहीं बन रहे, पैसे नहीं बन रहे। या कोई आता है आपको म्यूचुअल फंड समझाता है, तो सबसे पहले आपका दिमाग में ये आता है, अच्छा रिटर्न कितना बनेगा बताओ। यदि आपके कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, आएगा इक्विटी में पैसा पक्का आएगा, 5 साल 10 साल रहोगे तो पक्का आएगा, ये गारंटी है। कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे अच्छा इसी में आएगा। तो उस पर आप चिंतित मत रहो। आपको चिंता किस पे करनी है, जिन चीजों पे जो आपका फोकस रह सकता है, जिस पे आप इंफ्लुएंस कर सकते हो, जो अमाउंट आप डाल सकते हो। वो पी जो है, 5,000 डालू कि 10,000 का एसआईपी डालू कि 15,000 का एसआईपी डालू, ये आपके कंट्रोल पे, उस पर आप फोकस रखिए। कितने समय के लिए डालू, 10 साल के लिए डालू कि 20 साल के लिए डालू, ये भी आपके कंट्रोल में है। तो कंट्रोल जिस चीज पे आपका है उसी पे आप अपना फोकस रखिए। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको इग्नोर करिए, वो आएगा समय के साथ। बाजार ने रिटर्न हमेशा बना के दिया है, तो तो आने ही वाला है, आने वाला है वो। आप पी पे फोकस करिए, आप टी पे फोकस करिए। और जितने भी सक्सेसफुल निवेशक हैं, इन्वेस्टर है, उन्होंने यही अपनाया है। एक फाइनल स्लाइड के साथ आपका आज का सेशन कंक्लूड करना चाहता हूं। मैंने काफी डिस्कशन की बिहेवियर को लेके, इमोशंस को लेके, व्यवहार को लेके। अब इस पूरे जो जर्नी है हमारी, जो बाजार का जर्नी है, फाइनेंशियल गोल्स की, जो आर्थिक लक्ष्य की जर्नी, वो आसान नहीं है, क्योंकि बाजार ऊपर भी चढ़ेगा, बाजार नीचे भी आएगा। और जो इमोशंस प्ले करते हैं, दोनों तरफ प्ले करते हैं। जब बाजार ऊपर होता है तभी भी इमोशन प्ले करता है, जब बाजार नीचे आता है तभी भी इमोशन प्ले करता है। तो होता क्या है, इसको ध्यान से समझते। तो इसलिए जब भी आप निवेश करो, आप एक एडवाइजर की सहायता के साथ करना जरूरी है। बिकॉज ये महाभारत की कहानी आपको पता ही है, कहानी पे नहीं जाते हैं ज्यादा। जो अर्जुन है वो बहुत ही बड़ा योद्धा है, बहुत ही उत्सुक था, वो एक्साइटमेंट बहुत था उसमें कि यार हम युद्ध करने जा रहे हैं, जोश था उसमें। और उसी जोश के साथ वो जाता है मैदान में लड़ने के लिए, और वहां जाके कृष्ण को बोलता है, जो उसकी रथ चलाते हैं, कि कृष्ण मुझे जरा ऑपोजिट पार्टी की तरफ लेके तो जाओ, देखे तो सही कौन कौन आया युद्ध लड़ने मेरे खिलाफ। जोश में तो कृष्ण ले जाते हैं उसे। वहां जाके देखता है अर्जुन, भीष्म पितामह है, उसके कुल गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, कौरव भाई हैं। इन सबको देख के सेंटिमेंटल हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, वो भावुक हो जाता है। बोले यार ये तो मेरे ही भाई हैं, मेरे गुरु को मैं कैसे मार सकता हूं, मेरे भीष्म पितामह जिसके गोद में मैं खेला हूं उसको कैसे मार सकता हूं। कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण मुझे वापस ले जाओ, मुझे नहीं युद्ध लड़नी। भागना चाहता था रणभूमि से, जाते वक्त जोश में गया, जाके फुस हो गया। काफी इन्वेस्टर्स के साथ भी होता है, जब आते हैं जोश के साथ आते हैं, 15 साल 20 साल बेफिक्र बिना टेंशन के साथ 15 साल का एसआईपी कर लो सर, कोई बात नहीं, 1 साल हुआ नहीं, 2 साल हुआ नहीं, भावुक हो जाते हैं। और इसमें कोई गलत नहीं है, इंसान है ना, इसके लिए तो हम भावुक होते हैं, मैंने बताया इमोशनल होते हैं। और उस वक्त जैसे अर्जुन को संभालने के लिए कृष्ण था, तो कृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से उसे समझाया कि जो तुम लड़ रहे हो वो क्यों लड़ रहे हो। उसने एक ही सवाल पूछा कि जब तुम भाग जाओगे तो इतिहास तुम्हें याद रखेगा कायर की तरह, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है लड़ना, और लड़ते वक्त तुम्हारी अगर जान भी चली जाए
तो इतिहास तुम्हें याद रखेगा एक वॉरियर की तरह, एक क्षत्रिय की तरह। मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंस किया, काउंसिल किया उसको कि भाई तू लड़। हमारे लाइफ में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है। जो बाजार है वो रणभूमि है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जब घटता है हम भागने की कोशिश करते हैं, आप भागोगे तो नुकसान किसका होगा आप समझ लो। इसलिए आपको एक एडवाइजर की जरूरत है, कृष्ण की तरह, जो आपको गाइड करेंगे, काउंसिल करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप भागो मत सर। आपने डिसाइड किया था कि आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आप निवेश कर रहे, आपको घर खरीदना है इसके लिए आप निवेश कर रहे। बने रहिए इस बाजार में, इस रणभूमि में बने रहिए, आप जीतोगे। भरोसा रखिए आपके एडवाइजर। ये मत सोचिए कि वो क्यों बोल रहा है कि मुझे रिडेम्पशन मत डालो, क्यों बोल रहा है बार बार निवेश करो। आपका भी फायदा होने वाला है उसमें, आपका फायदा होने के बाद ही उनका फायदा होगा, वो आप ध्यान रखिए। और सबसे बड़ा जो सेटिस्फैक्शन कृष्ण को मिला वो तब मिला जब अर्जुन जीत कर आया। कृष्ण को क्या था इस पूरे बैटलफील्ड में, कुछ नहीं था कमाने के लिए, बट सबसे बड़ी संतुष्टि उसे तब मिलती है। और गुरु पूर्णिमा का दिन है आज, तो आपके जो एडवाइजर्स हैं आप उनको गुरु की तरह मानिए, कृष्ण की तरह मानिए। एडवाइजर हैं, गाइड करेंगे ताकि आपकी जो आर्थिक लक्ष्य है वो आप आसानी से हासिल करिए। और जिस दिन आप उस आर्थिक लक्ष्य को हासिल करोगे, जैसे गुरु के साथ होता है, जब उसका शिष्य सक्सेसफुली पास होता है, सबसे बड़ी संतुष्टि गुरु को उसी दिन होती है। आपके एडवाइजर को भी उसी दिन सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी जब आप उसको फोन करके बोलो कि यार कि आपके निवेश के कारण, आपके इन्वेस्टमेंट के कारण मेरे बच्चे की पढ़ाई हो गई, उसकी शादी हो गई, मेरा रिटायरमेंट हो पाया है। इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन आपके एडवाइजर को कुछ नहीं हो सकता है। तो भरोसा रखिए उन पे, कृष्ण की तरह उनको आप देखिए। इसी के साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ सवाल हैं तो आप Q&A सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। Thank you so much, Hari. I think it was super, very nice session. I think great examples जो आपने relate किए, and I personally believe कि जब हम examples के साथ बात करते हैं, जैसा आपने अपनी पूरी presentation में किया, हम बहुत easily बड़ी-बड़ी चीज